dear friends and students, welcome back on my YouTube channel. In the previous video, you have seen we have solved CBSE sample paper and we have solved section A of that paper. So in this video, we will cover solution of section B. Okay, so directly PDF के ऊपर चलते हैं and सेक्शन B की बात कर रहे हैं आज हम. सेक्शन B के अंदर आपके पास में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं. We have 24 questions in which we have to attempt only 20 questions. So we have choices. Okay. If you have any doubt in the section A, you can write your comments in the comment section. Now today we will cover section B of this paper. Okay. So let's begin. The question number 26 of this video is, what is the output of the following code? T equal to 100, then print T into 2. See, T equal to 100 बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये ब्रैकेट डाला हुआ है. देखिए, ब्रैकेट वी यूज ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट द टपल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. बट यहाँ पर आपके पास में एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल इंटीजर वैल्यू है, और जो सिंगल इंटीजर वैल्यू होती है वो कभी भी टपल के अंदर कंसीडर नहीं की जा सकती है. ओके, सो एक इंटीजर वैल्यू है आपके पास में 100, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपके पास में क्या आएगा? आपके पास में आएगा 200. सो द रिजल्ट विल बी सी. आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 इज सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, अब देखिए, यदि ये टपल होता तो क्या होता? सबसे पहली चीज, टपल को डिक्लेयर करने के लिए हम डेफिनेटली हम ब्रैकेट्स को, स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज में लेते हैं. बट यहाँ पर यदि एक सिंगल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इफ यू वांट टू, हाउ कैन वी डिक्लेयर ए टपल विद अ सिंगल वैल्यू? तो सीधा सिंपल सा वे है, 100 कॉमा पुट कर दीजिए. ये जो कॉमा साइन है ये क्या करेगा? अब इस 100 को टपल के अंदर कंसीडर करेगा. ओके, एंड टपल क्या? एक सीक्वेंशियल डेटा है, और सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर आपका जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो क्या करता है? रिप्लीकेट करता वैल्यूज को. उस केस में आपके पास में रिजल्ट क्या आता? 100,100 आता. आपका रिजल्ट डी होता उस केस में, यदि यहाँ पर एक कॉमा पुट होता तो. ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से देख लेना, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये ब्रैकेट में वैल्यूज डाल रखी है, इस वैल्यू डाल रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि डबल हो गया. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका फाइल हैंडलिंग से. सपोज द कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टेक्स्ट. एक टेक्स्ट फाइल आपको गिवन है. ओके, दीज आर द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? आपसे आउटपुट पूछा गया है, राइट. सो सबसे पहली चीज तो इसमें देखिए, माई फाइल ओपन, फाइल को ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पर कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होगी. है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी स्पेसिफाई किया था. देन डेटा इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स. रीड लाइन्स फंक्शन क्या करता है? देखिए, रीड लाइन्स फंक्शन आपकी जो भी फाइल है उसकी कंप्लीट लाइन को रीड करेगा. ओके, और जनरेट क्या करता है? इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा लिस्ट की फॉर्मेट में आता है. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना. इसकी जो रीड लाइंस की जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? लिस्ट होती है. और इस लिस्ट के अंदर जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसकी पहली लाइन, इसका लिस्ट का एलिमेंट होगा 1, जो दूसरी लाइन होगी वो लिस्ट का एलिमेंट होगा 2, ये 3rd और ये 4th. इस तरह से ये एक लिस्ट जनरेट करेगा आपका रीड लाइंस, जिसके ये इंडेक्सिंग रहेगी. ओके, तो ये तो हो गया आपका डेटा. डेटा नेम से आपके पास में क्या बनेगी? एक लिस्ट बनेगी, और लिस्ट के अंदर आपके पास में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 4 एलिमेंट्स रहेंगे विद द इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3. ओके, नाउ इसके बाद में किया प्रिंट लेन डेटा. लेन फंक्शन लेंथ को काउंट करेगा. कितने एलिमेंट्स है इसके पास में? लिस्ट के पास में 4 एलिमेंट्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4. फाइल डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया. सो करेक्ट आंसर इज 4. सो बी इज द करेक्ट आंसर for the question number 27. Now the next one. Next is the question number 28. I think समझ में आ रहा होगा जो अभी हमने कवर किया है. आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जितने भी फंक्शंस हमने देखे हैं उन सभी की यदि वर्किंग आपको नहीं पता है तो आउटपुट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आएगी. तो इनको अच्छे से कवर करना हमें. नाउ आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट. आपके पास में एक लिस्ट है
और ये लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। देखिए लिस्ट विद इन लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट किसको बोलते हैं? जिसके लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। ये तो ये जो पूरी लिस्ट है इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ओके, कॉमा ये दूसरी, ये हमारी जो, यदि हम बात करें हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो 0 इंडेक्स के ऊपर, एक 1 इंडेक्स के ऊपर है, राइट। ये बात हो रही है आपकी लिस्ट के लिए, ठीक। अब इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट है, तो इसकी भी इंडेक्सिंग रहेगी, तो ये रहेगी 0 1 2, और इसके लिए भी 0 1 2, राइट। पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको, जैसे आपकी मैट्रिक्स होती है, देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? एक्स और वाई एक्सेस होती है। एज इट इज सेम यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यहाँ पर जो एक्स एक्सेस की बात करें 0 और 1 हो गई, यानी कि जो हमारे पास में आउटर लिस्ट है उसके लिए डेटा हो गया। अब लिस्ट विद इन लिस्ट है, तो एक और जो एक्स के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं उनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 है। 0 1 और 2 इनकी बात हो रही है। देन y के अंदर भी एक और लिस्ट है, तो 0 1 और 2 इसकी इंडेक्सिंग हो गई, राइट। अब इसने y इक्वल टू x ऑफ 1 2, आपके पास में जो लिस्ट है x, उसके अंदर सबसे पहली चीज x ऑफ 1 का आउटपुट क्या आएगा? x ऑफ 1 ये है, तो आपका इसका जो रिजल्ट आएगा वो 13.0 14.0 और 15.0 एक लिस्ट होगी, राइट। लेकिन इसके आगे इसने 2 और लगा रखा है, 2। तो अब x ऑफ 1 का जो आउटपुट है उसकी सेकंड इंडेक्स पोजीशन के ऊपर जाइए, तो ये 0 1 2, ये 15.0, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, प्रिंट y करवाया हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 15.0, राइट। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा एक आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। हमारे पास में यहाँ पर एक वाइल लूप है। लूपिंग स्टेटमेंट की वर्किंग आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा हर बार वैल्यू चेंज होती रहती हैं, तो फ्रिक्वेंटली यदि आपको एक ही स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करना है, उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए, एग्जीक्यूट करके देखें किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जब भी आपके पास में लूपिंग का कोई आउटपुट फाइंड आउट करना आता है, तो जितने भी वेरिएबल्स लूप के अंदर यूज में आ रहे हैं, जैसे एक्स है, मैंने इसको साइड में नोट कर दिया। अब जब जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी, कट करके आगे नोट करते रहेंगे, राइट। सो while x is less than 9, so x is 2, so 2 is less than 9, condition is true. If the condition is true, then the while loop control of the program will be on the body of loop, and in the body of loop we have two statements. One is the printing statement and second is the x equal to x plus 1. It will increase the value of x. So print x, value of x is 2, so it will display 2. I am writing output here, okay. It will display 2. Then and equal to space. बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है? वैल्यूज को प्रिंट करके लाइन को ब्रेक करेगा, बिकॉज एंड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो वैल्यू होती है एंड की, वो होती है स्लैश एन, राइट। बट यहाँ पर इसको सरप्लस कर दिया, यानी कि एंड की वैल्यू लाइन ब्रेक के बजाय हमने क्या कर दिया? एक स्पेस कर दिया, ओके, राइट। सो इट विल डिस्प्ले 2, देन लाइन ब्रेक नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट। नाउ in place of space you can use any alphabet here, you can use any string also. Now x equal to x plus 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 2 थी 3 हो जाएगी। Then again your program control will be on the looping condition, और ये स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेंगे, कब तक? जब तक कि ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ऑलराइट। सो अब हो गई आपके पास में 3, x की वैल्यू वापस से 3 लेस देन 9, कंडीशन इज ट्रू, लेस देन है, देन इट विल डिस्प्ले 3, 3 को इसने डिस्प्ले किया, देन x प्लस 1 हो गया, x की वैल्यू हो गई 4, देन ये लूप चलता रहेगा। देखिए आपका 4 हो गया, अब 4 के लिए चेक करेगा, 4 लेस देन 9, ट्रू हो गई, तो इट विल डिस्प्ले 4, देन x की वैल्यू x प्लस 1 से 5 हो गई, वापस से लूप के ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, 5 इज लेस देन 9, कंडीशन इज अगेन ट्रू, वापस से ट्रू है तो 5 कर प्रिंट करेगा, और x की वैल्यू को ये 6 कर देगा, x प्लस 1, वापस से कंडीशन चेक होगी, 6 is less than 9, condition is again true, it will display 6, then x will be 7 now, then again check the condition, 7 less than 9, condition is again true, it will display 7, and x plus 1 8, now 8 is less than 9, condition is again true, ये वाली कंडीशन वापस से ट्रू है, तो it will display 8, then 8 होने के बाद में ये x की वैल्यू को 9 कर देगा,
नाउ अब आपके पास में आएगा 9 इज लेस देन 9, कंडीशन इज फॉल्स. When the condition becomes false, program control will be out of the loop, and we don't have any statement out of the loop, so the output is this 2 3 4 5 6 7 8. ये आपका आउटपुट आएगा. So 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8. C is the correct answer for the question number 29. ओके, तो देखिए जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक आपको लूप को रिपीट करते रहना होगा. ओके, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो इजिली हो जाएगा कवर, टाइम भी कम लगेगा फिर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 30th में आइडेंटिफाई द आउटपुट. अगेन आउटपुट पूछा है b equal to 1, so I am writing b equal to 1 in the rough sheet. Okay, you can use rough sheet. For a in range 1, 10, 2. So firstly see the range function. देखिए रेंज फंक्शन का यूज क्या है. रेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 से लेके 10 के बीच में 2 की स्टेप्स के साथ में एक लिस्ट जनरेट करेगा. तो यहाँ पर लिस्ट बना देते हैं हम. 1 आएगा, 3, 5, 7 और 9. ये एक लिस्ट जनरेट होगी और ये किसको असाइन हो रही है, ए के पास में एक एक एलिमेंट जाएगा. अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा b प्लस इक्वल टू a प्लस 2. तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ. b इक्वल टू b प्लस a प्लस 2 लिखा है यहाँ पर. राइट, ये एक्सप्रेशन आपके पास में आ गई. अब ये स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट होगा. लास्ट में एक सिंगल वैल्यू डिस्प्ले होगी. देखिए इंडेंट देखिए 4 के बाहर है प्रिंट स्टेटमेंट, तो एक सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी. अब इसका आउटपुट क्या होगा वो हमें चेक करना है. तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर देखिए रेंज फंक्शन ने जो लिस्ट प्रोवाइड की उसने 5 वैल्यूज को जनरेट किया. इसने 5 वैल्यूज को जनरेट किया. तो फॉर लूप कितनी बार चलेगा, ये आपका लूप चलेगा 5 टाइम्स. राइट, 5 टाइम्स b इक्वल टू b प्लस a प्लस 2 ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपका आउटपुट आएगा. इनिशियली b की वैल्यू कितनी है, 1 है. प्लस a के पास में सबसे पहली बार लूप में क्या आएगा, 1 आएगा. 1 प्लस 2, तो सबसे पहले b की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 1 प्लस 2. देखिए कहां से क्या है, सबसे पहले जो लूप चलेगा a के पास में 1 आएगी वैल्यू 1, b की वैल्यू इनिशियल 1 थी 1, ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू 1 प्लस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 4. ये सबसे पहला स्टेटमेंट हो गया आपका. राइट, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और नेक्स्ट हमारे पास में वापस से लूप चलेगा और वापस से लूप चलेगा तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 4 जो प्रीवियस वैल्यू है. अब a की वैल्यू कितनी आएगी, 3, a की वैल्यू 3 आ गई प्लस 2. तो 4 प्लस 3 प्लस 2 ये हो गया आपका 9. b के पास में आ गया 9. वापस से हटा देते हैं इसको. ठीक है, अब 3 भी हो गया. अब बात करते हैं 5 की. b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9. 9 प्लस a की वैल्यू इस बार क्या आएगी, 5 आएगी प्लस 2. कितना होगा इनका सम, इनका सम होगा 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16. b की वैल्यू हो गई 16. राइट, अब वापस से लूप चलेगा. देन b की वैल्यू 16 है प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी इस बार, 7 आएगी प्लस 2. सो 16 प्लस 7 प्लस 2, 16 प्लस 9 हो गए, 7 प्लस 2 9 हो गए. देन ये आ जाएगा आपका 25. राइट, सो b की वैल्यू होगी 25. नाउ इरेज इट अगेन. देन अब b की वैल्यू है आपके पास में 25 प्लस a की वैल्यू है 9 प्लस 2. So 9 and 2 11, 25 and 11. Your output will be 36. So B की जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई है आपके पास में 36 आई है. So C का जो ऑप्शन है उसमें 36 वैल्यू है. So क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा C 36. राइट, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 एंड 31 के अंदर आपके पास में है एक लिस्ट है जिसके पास में वैल्यूज है 10, 15, 20, 25, 30. ये एक लिस्ट है. देन लिस्ट वन डॉट इंसर्ट. इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, देखिए इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर एलिमेंट को ऐड करता है. राइट, सो ये जो इंसर्ट के अंदर दो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये तो आपकी इंडेक्स वैल्यू है. कौन सी पोजीशन के ऊपर लिस्ट के अंदर इस एलिमेंट को हमें ऐड करना है.
सो लिस्ट आपके पास में जो डेटा है वो है आपका 10, 15, 20, 25 एंड 30, राइट। ये 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये बोल रहा है कि थर्ड पोजीशन के ऊपर मेरे को 4 को एंटर करना है, थर्ड पोजीशन के ऊपर। सो थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 4 को एंटर करना है यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर हमने 4 एंटर कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी इंडेक्सिंग तो हो गई 3, और अब एक नया एलिमेंट ऐड हो गया तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, सही है। तो इसकी वैल्यू हो गई 4 और ये इंडेक्स चला गया 5, ठीक है। सो अब आपकी लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वैल्यूज हैं। देन लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 2, 3, सेकंड पोजीशन के ऊपर, सेकंड इंडेक्स के ऊपर 3 को ऐड करना है। सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या है, 20 है। अब इसकी जगह पर क्या, 20 यहां पर तो आ जाएगा 3, इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 2, और अब बाकियों की इंडेक्सिंग को चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो। ओके, सो 3, 4, 5, 6, राइट। अब इसने किया लिस्ट 1 -5, -5। अब इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सो -5 के ऊपर क्या हमारे पास में 3 है। सो ये क्या डिस्प्ले करेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, इट विल डिस्प्ले 3। सो 31 का जो हमारा आंसर है वो बी 31, बी 3 होगा, राइट। क्लियर हो गया होगा। देखिए इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर एक नए एलिमेंट को आपकी लिस्ट में ऐड करता है, तो हमने वही किया था। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 32। राघव इज ट्राइंग टू राइट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, टपल है, इन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर हमें एक कंटेंट को राइट करना है, ठीक है। सो ये चीज तो आपको पता है, यदि हम बाइनरी फाइल के अंदर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, डंप यूज में लेना, डंप फंक्शन यूज में लेना होता है, राइट। सो कंसीडर द फॉलोइंग कोड रिटन बाय हिम। चलो देखते हैं। इंपोर्ट पिकल, पिकल को इंपोर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया, ओके है। देन पिकल डॉट, यहाँ पर ये चीज तो मैंने अभी बता दी कि डंप आना है, पिकल डॉट डंप आएगा, ओके। यहाँ पर देखो ए बी के अंदर डंप यूज में ले रखा है। अब डंप का जो करेक्ट फॉर्मेट है वो क्या होगा, उसको देखते हैं। डंप के अंदर देखिए पहले तो आपका आता है, आपको क्या राइट करना है, उस ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद में फाइल पॉइंटर का नेम होता है, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं वो आती हैं। पहले वाले के अंदर इसने क्या कर रखा है, पहले तो इसने फाइल पॉइंटर स्पेसिफाई किया है, उसके बाद में इसने ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया, तो ये नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो बी होगा, डंप ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी फाइल के अंदर एंटर करना है, राइट, राइट करना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33। नाउ द कंटेंट ऑफ ए बाइनरी फाइल, अगेन फाइल हैंडलिंग के ऊपर है। बाइनरी फाइल employee.dat is shown below, where the header is not a part of the content, यानी कि हेडर नहीं है, यानी कि इसको तो आप काट लो, एक बार कट कर दो, ये है ही नहीं। It means only row 1 to row 5 are present in the file. Row 1 से लेके row 5 तक आपके पास में डेटा है, ओके। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट में चलते हैं। एक फंक्शन यहां पर डिफाइन किया हुआ है, डेफ डिस्प्ले eno, एक फंक्शन बना रखा है। चलो इस फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर employee.dat को रीड मोड के अंदर ओपन किया हुआ है, ठीक है। TOT सम इक्वल टू 0 ले लिया, टोटल फाइंड आउट करने के लिए लिया है ट्राई, और वाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप चलाया है यहाँ पर। पिकल डॉट लोड, डेटा को रीड मोड में, फाइल को रीड मोड में ओपन किया हुआ है, डेटा को रीड किया। पिकल डॉट लोड, आर के पास में डेटा आ गया। आर ऑफ 0 इक्वल टू eno, आर ऑफ 0 यानी कि आर ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, आर ऑफ 0 और ये जो डेटा है, आर ऑफ 0 का मतलब होगा आपकी जो अभी हमने जो बाइनरी फाइल देखी थी उसमें आर ऑफ 0 मीन्स ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये आर ऑफ 0 के अंदर आएगा। आर ऑफ 0, आर ऑफ 1 में नेम, आर ऑफ 2 के अंदर सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब
यहां पर ब्लैंक स्पेस दे रखा है, ठीक है। देन टोटल इक्वल टू टोटल सम प्लस R2। R2 में अभी मैंने बताया सैलरी आ जाएगी, R ऑफ 2 में एक्सेप्ट में आ गया, क्लोज कर दिया, देन प्रिंट टोटल सम आपका जो आएगा वो आ जाएगा, सैलरी का जो सम है वो आना है, ठीक है। व्हेन द अबाउ मेंशन फंक्शन डिस्प्ले 103 इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि डिस्प्ले 103, देखिए डिस्प्ले जो फंक्शन है इसको एक नंबर की रिक्वायरमेंट है और इसमें हमने सप्लाई किया है 103, ये बोलना चाह रहा है। द आउटपुट इज डिस्प्लेड 1,90,000. Which of the following statements should be used in blank space of the line marked as line 1 to obtain the above output? देखिए क्या करना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, जंप आ गया, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, कौन सा स्टेटमेंट ले कि हमारा जो आउटपुट है 103 यदि हमने इनपुट में प्रोवाइड किया तो हमारे पास में आउटपुट है 1,90,000। सो देखिए एक चीज तो यहाँ पर समझ में आ गई, जब हमने इस कोड को देखा तो ये सभी सैलरीज का सम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम देखते हैं इस फाइल के अंदर जितनी भी सैलरीज है उन सभी का सम क्या है। सो 50, 40, 30, 60 एंड 40, तो ये हो गया आपका 10, 10, 13, 17 एंड 22, 2,20,000 इन सभी सैलरीज का सम आ गया। अब ये बोल रहा है कि मैंने 103 एंटर किया तो मेरे को रिजल्ट चाहिए 1,90,000 चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 30,000 है, यदि हमारे पास में जो आंसर आया था वो क्या था, 2,20,000 था, और यदि इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 30,000 तो ये क्या आएगा, 1,90,000 आएगा। तो अब मेरे को इस 30,000 को ऐड नहीं करना है, दैट मीन्स आई वांट टू स्किप दिस 30,000 इन द फ्रॉम द बॉडी ऑफ लूप। इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि ये 103 के केस में, ये 103 के केस में एग्जीक्यूट हो, ये करना है हमें। तो हम क्या करें यहाँ पर कि ये स्किप हो जाए। तो देखिए जंप स्टेटमेंट के अंदर आपके पास में आपने देखा होगा ब्रेक एंड कंटिन्यू थे, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दो स्टेटमेंट हम यूज में लेते हैं लूपिंग स्टेटमेंट से। ब्रेक क्या करेगा, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चाहे आपकी लूप की कंडीशन ट्रू है उसके बाद में भी आपका लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। टू कम आउट फ्रॉम द लूप वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। बट समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें कुछ स्टेप्स को स्किप करना होता है लूपिंग स्टेटमेंट के, जैसे कि हमें अभी यहाँ पर 103 के अंदर जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी को ऐड नहीं करना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू यूज में लेंगे। ओके, सो in the absence, in the blank space we will continue, we will use continue। continue क्या करेगा, आपको डायरेक्टली कहां सेंड कर देगा, इसके ऊपर सेंड कर देगा, वापस से कंडीशन के ऊपर सेंड कर देगा, टोटल इक्वल टू टोटल सम प्लस r ऑफ 2, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 34। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक चीज को, इसीलिए टाइम लग रहा है थोड़ा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक फंक्शन बना रखा है डेफ num1 num2, दो आर्गुमेंट्स ले लिए, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, देन सम इक्वल टू, सम को कॉल किया, सम नेम से एक वेरिएबल लिया और ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, num1 के पास में 20 आ गया, num2 के पास में 30 आ गया अकॉर्डिंग टू द पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, राइट, देन प्रिंट सम करवा दिया। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो है ही नहीं, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर यदि सम के पास में यदि हम कोई वैल्यू असाइन करवाएंगे तो ब्लैंक वैल्यू आएगी, और ब्लैंक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज में लेते हैं नन। सो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो होगा नन, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना ये दोनों ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर मींस ऐड होंगे, num1 प्लस num2 की वैल्यू ऐड होगी, बट इसका जो रिटर्न टाइप है, यदि हमने यहाँ पर लिखा होता रिटर्न सम इसकी फंक्शन बॉडी में, तब इसके पास में इसका जो रिजल्ट है वो 50 आता। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 एंड 35 के अंदर यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इस एक्सप्रेशन का हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में मिक्सचर्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। देन सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, इसके लिए आपने 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर किया था, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी।
एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी काफी इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशंस के आउटपुट फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंसी ब्रैकेट हैज हायर प्रायोरिटी, ब्रैकेट की हायर प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा यहाँ पर 4+2 सोल्व होगा। ओके, देन इसके बाद में जो आपका ये जो सिंबल है इसको हम पावर सिंबल बोलते हैं, पावर फाइंड आउट करता है। ओके, सो उसके बाद में जो एग्जिट होगा वो होगा 2 पावर 3। ओके, देन इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है पावर सिंबल की वो होती है आपकी राइट टू लेफ्ट। बाकी सभी की तो होती है लेफ्ट टू राइट, बाकी जितने भी ऑपरेटर्स इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी की तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी वो है राइट लेफ्ट टू राइट। बट ये जो पावर सिंबल है इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। ओके, बाकी इस एक्सप्रेशन को डिटेल में कैसे सोल्व करेंगे मैंने अपने चैनल के अंदर ऑपरेटर्स की वर्किंग के अंदर 11th क्लास वाले पोर्शन के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहां से भी कवर कर सकते हो डिटेल से। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 16 माइनस 4+2 कर दिया तो ये हो गया आपका 6 इंटू 5 प्लस 2 पावर 3। 2 पावर 3 का रिजल्ट आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 देन इंटू 4 राइट। नाउ अब देखिए माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रायोरिटी, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर दीजिए। 16 माइनस 30 प्लस 32। ऑलराइट, सो द रिजल्ट विल बी, देखिए 16 माइनस 30 प्लस 32, तो पॉजिटिव नंबर्स को एक जगह कर दो, नेगेटिव नंबर को एक जगह कर दो, तो आपका जो ये देखिए सिंपल सा है 32 30, ये 2 आ गया, देन 16 प्लस 2 रिटर्न 18। So C is the correct answer for the question number 35, right? Question number 36 की बात करते हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया है अगेन, वेरिएबल 1 इक्वल टू 100, दो आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल 2 इक्वल टू 200, वेरिएबल 1 प्लस इक्वल टू 10 यानी कि वेरिएबल 1 की वैल्यू को इंक्रीज करवा दिया 10 से, वेरिएबल 2 इक्वल टू इसकी वेरिएबल 2 की वैल्यू को 10 से डिक्रीज करवा दिया, देन यहाँ पर रिटर्न करा दिया वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, दोनों का जो एडिशन आएगा फाइनल वैल्यूज का वो रिटर्न हो जाएगा। देन प्रिंट माई फंक्शन 50, देखिए माई फंक्शन 50, इसमें क्या है केवल एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल 1 की वैल्यू को क्या कर देगा, इस 50 को रिप्लेस कर देगा, यानी कि ये वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है 100 से 50 आ जाएगी। देन सेकंड थिंग, वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है वो आपकी 200 ही रहेगी क्योंकि ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, देखिए फंक्शंस के अंदर आपके पास में जब भी हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तो हमारे पास में तीन आर्ग्यूमेंट्स, थ्री टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं हमारे पास। वन इज द पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड्स। ओके, सो 50 को इस डिफॉल्ट पैरामीटर ने रिप्लेस कर दिया, 50 आ गया, वेरिएबल 2 ने डिफॉल्ट वैल्यू 200 ले ली। अब वेरिएबल 1 प्लस इक्वल टू 10 कर दिया तो वेरिएबल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। वेरिएबल 2 माइनस 10 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 190। अब रिटर्न कर रहा है वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, तो 190 प्लस 60 क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 250। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा 250। अब कॉमा के बाद में इस फंक्शन को वापस से कॉल किया है, इस बार कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जब कोई आर्ग्यूमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं ले रखा तो डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज में लेगा, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू कितनी रहेगी इस बार 100 रहेगी और वेरिएबल 2 की वैल्यू 200 रहेगी। वेरिएबल 1 के अंदर 10 को ऐड कर दिया तो ये हो गया वेरिएबल 1 110, और वेरिएबल 2 के पास में माइनस 10 कर दिया तो ये हो गया 190। वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 110, ये आपका आ गया 300, राइट, दोनों का एडिशन, सो यहाँ पर आएगा 300, right? So 250 and 300 is the correct answer for the question number 36, and ये आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें 250 और 300 डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 का डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर भी आपके पास में एक वैल्यू नेम से वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल्स है साइड में नोट करने हैं हमें। वैल्यू नेम से एक वेरिएबल है 50, इसकी वैल्यू है। देन एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है डिस्प्ले एन, इसकी बात बाद में करेंगे, जब इसको कॉल करेंगे तब देखेंगे इसको है क्या चीज। अब देखिए
ये जो स्टेटमेंट्स है सेम इंडेंट के ऊपर है, प्रिंट स्टेटमेंट, ग्लोबल स्कोप इसका यही है। तो प्रिंट वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, तो वैल्यू की जो वैल्यू है वो है 50 कॉमा एंड, एंड में क्या आ गया, हैश आ गया, तो हैश आ जाएगा, राइट। अब इसने क्या, डिस्प्ले 20, अब ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल कहां शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो एन की वैल्यू हो गई हमारी 20, राइट। ग्लोबल वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये ग्लोबल वेरिएबल, इस ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल जो 50 वाला है ये एक्सेस होगा यहाँ पर। वैल्यू इक्वल टू 25, 50 को रिप्लेस कर दिया 25 में, एन मॉडुलस 7, एन की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स ही रहेगी। यदि फॉल्स है तो एल्स पार्ट के ऊपर आएगा, एल्स में लिखा है वैल्यू माइनस एन, वैल्यू 25 है, एन कितना है 20 है, वैल्यू के पास में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बॉडी खत्म फंक्शन की, फंक्शन से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद में प्रिंट वैल्यू, वैल्यू की लास्ट वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर ये 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 50 हैश 5 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आपका। ऑलराइट, लेट्स मूव नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38, and in the 38, which of the following options can be the output for the following code? Import random, रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है, जो आपके पास में रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को ये सपोर्ट करता है। एक लिस्ट ले रखी है जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये कंट्रीज के नेम एक लिस्ट में ले रखा है। देन फॉर वाई इन रेंज, फॉर रेंज फंक्शन क्या करेगा 0, 1, 2 और 3, ये एक लिस्ट जनरेट करेगा, यानी कि ये लूप चलेगा 4 टाइम, y के पास में एक एक वैल्यू आती रहेगी, राइट। x इक्वल टू रैंडम रैंड इंट 1, 3, अब यहां पर देखो 1, 3, रैंड इंट 1, 3, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा हमेशा फ्रॉम द इन द रेंज ऑफ 1 to 3 एंड इंक्लूडिंग 3, इन द रेंज ऑफ 3, इन द रेंज ऑफ 1 to 3, बट 3 भी इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। सो एक चीज तो कंफर्म होगी, इसके आउटपुट में कभी 0 नहीं आएगा रैंड इंट के, और 0 नहीं आएगा तो डेली कभी प्रिंट नहीं होगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 3 जो सिटी के नेम यदि आ रहे हैं तो वही आउटपुट में रहेगा, ठीक है। और ये लूप चलेगा 4 टाइम्स, ये भी चीज है, तो आउटपुट में आपके 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए डेली पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि डेली आ रहा है, जिसमें डेली आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डेली है, और रेंडिंग कभी 0 रिटर्न ही नहीं करेगा, ठीक है। सो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये आंसर हो सकता है आपका, सो ही इज द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 39। इन द 39th, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्नैपशॉट? एक फंक्शन है, राइट, एक इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तभी बात करेंगे इसकी, और एक लिस्ट आगे यहाँ पर है, एक लिस्ट ले लेते हैं, एक लिस्ट है हमारे पास में 25, 8, 75 एंड 12, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, ठीक है। चेंज वेल, चेंज वेल, इस फंक्शन को कॉल के लिस्ट कॉमा 4, दो वैल्यू सप्लाई की है। अब m के पास में क्या आ गया, लिस्ट आ गई, यानी कि इस ये जो लिस्ट है वो किसके पास लेगी, m के पास में। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपके पास में कितनी वैल्यू सप्लाई कर रखी है 4, n की वैल्यू हमारे पास में 4, 4i इन रेंज n, रेंज क्या करेगा 0 से लेके रेंज 0 से 0, 1, 2, 3, ये एक लिस्ट जनरेट करेगा, i के पास में आ गया। इफ m ऑफ i मॉडुलस इक्वल टू 0, m ऑफ i, m लिस्ट हो गई, मॉडुलस i सबसे पहले 0 आएगा। देखिए इसको थोड़ा आराम से पेशेंस से करना,
अब देखिए आपके पास में m ऑफ 0 सबसे पहले आएगा, क्योंकि लूप i की वैल्यू क्या है, 0 है। m ऑफ 0 क्या है, 25 है। आप 25 मॉडुलस 5 करेंगे तो इक्वल टू में 0 आएगा। सही है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो m ऑफ i स्लैश स्लैश इक्वल टू 5 आ गया। ये स्लैश स्लैश इंटीजर डिवीजन के लिए, फ्लोर डिवीजन के लिए हम यूज में लेते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। तो m ऑफ लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डेटा चेंजेस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ 25 m ऑफ i m ऑफ 0 में हमने क्या कर दिया, इसको इंटीजर डिवीजन 5 कर दो। 25 का हमने डिवीजन कर दिया 5 से, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये किसको असाइन हो गया, ये 25 की जगह पर असाइन हो गया। अब क्या आ जाएगी लिस्ट की वैल्यू, यहाँ पर 25 की बजाय क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। लिस्ट जब पहली बार लूप चला, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो एल की वैल्यू 5 हो, लिस्ट के अंदर जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट था वो 5 हो गया। अब आगे, इफ m मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, m की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। 5 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 कंडीशन इज फॉल्स, कुछ नहीं होगा, लूप चलेगा वापस से। अब m ऑफ i 1 हो गया, तो m ऑफ 1 के ऊपर क्या आएगा, 8 आएगा। यहां पर क्या आएगा, इस बार 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 इनको मैं इरेज कर देता हूं। अब 8 मॉडुलस 5, इसकी बात हो रही है, 8 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 कंडीशन इज फॉल्स, कुछ नहीं होगा। यहां पर आ जाएंगे, 8 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 कंडीशन इज फॉल्स, कुछ नहीं होगा, ऊपर चले जाएंगे। i की वैल्यू हो गई 2। अब m ऑफ 2 के ऊपर है 75, यहाँ पर आएगा 2, और इस बार क्या जाएगा यहाँ पर 75। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब ये इक्वल टू में 2 आएगा। अब यहाँ पर लिखा है m ऑफ i, 75 का फ्लोर डिवीजन किया हमने 5 से, तो क्या आएगा 15, और ये 15 कहाँ चला जाएगा, 75 की जगह पर, तो 75 की जगह पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। राइट, अब m ऑफ i, m ऑफ i क्या है, m ऑफ 2, m ऑफ 2 पर क्या आ गया, 15 आ गया। अब 75 की जगह पर क्या आ गया, 15 आ गया है, तो यहां पर क्या होगा, 15 मॉडुलस 3, इस वाले स्टेटमेंट की बात हो रही है, इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो m ऑफ i का इंटीजर डिवीजन कर दिया किससे, 3 से। 15 का यदि हमने इंटीजर डिवीजन किया 3 से, तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और ये 15 रिप्लेस हो जाएगा 5 से। ऑलराइट, वापस से चलेंगे, बच गई लास्ट वाले एलिमेंट की बात। तो m ऑफ i क्या होगा, 12 होगा, और 12 मॉडुलस 5 करेंगे तो रिजल्ट फॉल्स रहेगा, बट 12 मॉडुलस 3 करेंगे तो आएगा 0, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो 12 का फ्लोर डिवीजन करेंगे हम 3 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4, तो 12 रिप्लेस हो जाएगा आपका 4 से। तो फाइनल कंटेंट क्या रहा आपका लिस्ट का, 5 8 5 4, ये रहा। ठीक है, अब फंक्शन कंप्लीट हो गया, बाहर आएंगे। बाहर एक फोर लूप है i in l, लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज हो चुके हैं, i की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, और एंड में हैश है। ठीक है, तो क्या क्या करेगा ये, 5 हैश 8 हैश 5 हैश 4 हैश, ये वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब इसको मैच कर लीजिए, आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का, वो होगा आपका, देखिए 5 8 15, 15 नहीं हो सकता, तो ये गलत है। 5 8 5 4, 5 8 5 4, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको हर एक लूप को अच्छे से डीपली चला के देखना होगा, तभी आपका आउटपुट करेक्ट आएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, सपोज द कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टेक्स्ट, फाइल हैंडलिंग से वापस से एक ये पोएम दे रखी है आपको, ये कंटेंट गिवन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फाइल को ओपन किया हुआ रीड मोड के अंदर, ओके, माई फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट। देखिए रीड फंक्शन क्या करता है, रीड फंक्शन आपकी इस पूरी फाइल को रीड करेगा, इस पूरी फाइल को रीड कर लेगा, और इसका जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। अब ये स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है,
स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, आपके पास में जो भी स्ट्रिंग है उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग थी इसको स्प्लिट करेगा जहां जहां पर आपको स्पेस दिखाई देते हैं, और आउटपुट जो इसका आता है वो एक लिस्ट आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यानी कि क्या किया, ये जो रीड फंक्शन था इसने पूरी पूरी जो पोएम थी उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और स्प्लिट फंक्शन ने जहां जहां पर स्पेसेस थे उनको एक लिस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि यदि हम बात करें इस रिकॉर्ड की, इस रिकॉर्ड के पास में कौन कौन सा डेटा रहेगा, सबसे जीरो इंडेक्स वाले के ऊपर एम्प्टी, वन के ऊपर डम्प्टी, ठीक है, 2 3 4 इस तरह से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जीरो से लेके 24 तक की इंडेक्सिंग आ जाएगी इस लिस्ट के पास में, ठीक है। तो अच्छे से काउंटिंग कर लेना इसकी, और इसके बाद में प्रिंट लेन, लेन रिकॉर्ड, ओके। काउंटिंग क्या करनी है, यही इसका रिजल्ट, देन क्लोज। इसके अंदर जितने अल्फाबेट, जितने आपके पास में वर्ड्स हैं वो ही आपका आउट रहेगा, ओके। सो आपको काउंटिंग थोड़ी अच्छे से करनी होगी यहाँ पर। एक बार वापस से करके देखते हैं, देखिए। चलो आप लोग कवर कर लेना इसको, इस पॉइंट को मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी स्प्लिट क्या करेगा वो मैंने बता दिया। इसके अंदर, इस पोएम के अंदर जितने भी आपके पास में वर्ड्स हैं स्पेसेस के बाद में, वो सभी काउंट करेगा ये, क्योंकि स्प्लिट ने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। देन लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फाइंड आउट करता है आपकी रिपोर्ट की, ठीक है, आपकी लिस्ट की, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41। 41, फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। नेम, एक पाइथन स्ट्रिंग आ गई, r इक्वल टू स्पेस आ गया, फॉर x इन रेंज ऑफ लेन ऑफ नेम, इसकी लेंथ कितनी रहेगी वो उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलेगा, ठीक है। इफ नेम ऑफ x डॉट अपर, देखिए फंक्शन है पूरा, ये जो फॉर लूप चल रहा है, जितनी आपकी इसकी लेंथ होगी उतनी टाइम चलेगा। चलो इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज नेम, P Y T H O N कैपिटल है, N 3 @ 1, इनके इंडेक्स वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 आई इन रेंज, लेन ऑफ नेम क्या आएगा, 9, 9 आएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, x के पास में जो डेटा रहेगा वो रहेगा 0 1 2 अप टू 8। ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके 8 तक चलेगा, यानी कि 9 टाइम, ओके। इफ x, नेम x, नेम ऑफ 0, ये नेम ऑफ 0 डॉट इज अपर, इज अपर क्या करेगा, यदि ये अल्फाबेट जो नेम ऑफ x के ऊपर जो अल्फाबेट है वो यदि कैपिटल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, यदि नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, r इक्वल टू r प्लस नेम, r क्या एक ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग है, नेम ऑफ x, नेम ऑफ x क्या हो गया, नेम ऑफ x में सबसे पहले p आ गया, डॉट लोअर, ये कैपिटल P है, इसको ये क्या कर देगा, डॉट लोअर, इसको लोअर केस में कर देगा, तो r के पास में क्या आ गया, स्मॉल p आ गया, ठीक है। बाकी ये वाली कंडीशन फॉल्स रहेगी पहले के लिए, और ये वाली कंडीशन फॉल्स रहेगी, राइट, ओके। एल्स एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि इफ स्टेटमेंट ट्रू हो चुके हैं। देन अब हमें कहां जाना है, जैसे ये स्टेटमेंट पूरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे वापस से फॉर लूप के ऊपर जाएंगे, देन फॉर लूप के ऊपर वापस से आपके आ जाएगा अब 1, राइट, y, 1 के ऊपर क्या है, नेम ऑफ x y इज अपर, कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज y लोअर केस में है, तो एलिफ के ऊपर आएगा नेम ऑफ x डॉट इज लोअर, बिल्कुल सही है, लोअर में है, तो ये क्या करेगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो p के बाद में y क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल हो जाएगा, ओके। बाकी कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होनी तो वापस से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू होगी 2, और 2 के ऊपर क्या है, स्मॉल t है,
तो वापस से पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरे वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और ये भी इसको क्या करेगा, कैपिटल टी में कन्वर्ट कर देगा इसकी वजह से। ट्रू हो गया। अब 3 की बात करते हैं। 3 4 5 6 नोट करना होगा क्योंकि सारे एग्जीक्यूट होने हैं। ठीक है, अब 3 के ऊपर वापस से लोअर है, तो H, ये अगेन O लोअर है तो इसको भी ये कैपिटल में करेगा। ठीक है, उसके बाद में N कैपिटल में है तो N को ये स्मॉल में कर देगा। यहां तक हो गया। अब नई चीज क्या आएगी देखिए, 3 x ऑफ 3, x आपका जो 3 आएगा डिजिट है तो इज अपर इज लोअर दोनों ही फॉल्स रिटर्न करेंगे, इज डिजिट ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहां पर x माइनस 1 लिखा है, r इक्वल टू r प्लस नेम, नेम के आगे नेम ऑफ x माइनस 1। अब x की वैल्यू यहां पर जब 3 आएगा तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 1 क्या रहेगा आपका 5, यानी कि नेम ऑफ 5 r के साथ में अटैच हो जाएगा। नेम ऑफ 5 क्या है, नेम ऑफ 5 में आपका कैपिटल N है, तो इस स्मॉल n के जस्ट बाद में कैपिटल N भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब वापस से जाएंगे। अब x की वैल्यू क्या होगी 7, 7 के ऊपर एट द रेट साइन, तो एट द रेट ना तो अपर में है ना लोअर है ना डिजिट है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आर प्लस हैश साइन। तो ये जो कैपिटल एन आया है जस्ट इसके पास नीचे ले रहा हूं, एक हैश सिंबल आ जाएगा। ठीक है, वापस से ऊपर जाएंगे। अब आ गया 1, एक्स की वैल्यू होगी 8, 8 के ऊपर 1 आया डिजिट, तो ये वाली कंडीशन इस डिजिट इक्वल टू ट्रू मिलेगा। और यदि ये ट्रू मिला है तो 8 आर इक्वल टू आर प्लस नेम एक्स माइनस, नेम के पास में 7 के ऊपर क्या है, नेम के पास में 7 के ऊपर है एट द रेट साइन, तो इसके बाद में आपका एट द रेट साइन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट है। ओके, जिसमें P स्मॉल में है, वाई टी एच ओ कैपिटल में है, देन डबल एन आ रहा है, एक स्मॉल एन है एक कैपिटल एन है, एट द रेट। ठीक है, इसको मैच कर लीजिए, ये करेक्ट आंसर है आपका कौन सा। देखिए पहले वाले में डबल हैश आ रहा है तो ये चीज तो नहीं है, पी वाई ये डबल एन हैश और एट द रेट, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 41 का बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा जा रही है क्योंकि काफी सारे लूप्स थे और डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी जो इस पेपर का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।